हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक और वीडियो है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है हमारा, और ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने डायमेंशंस निकाली थी कुछ क्वांटिटीज़ की, लगभग 25-30 क्वांटिटीज़ की। कुछ क्वांटिटीज़ रह गई थी, उनकी डायमेंशंस मैं आपको इस वीडियो में निकलवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज की पहली क्वांटिटी क्या है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। पहले भी मैंने कहा था, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश की परेशानी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी की परेशानी है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में बता रहा हूँ, दोनों मीडियम में बता रहा हूँ। तो हिंदी वाले ये ना सोचे कि सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं, और इंग्लिश वाले ये ना सोचे कि सर हिंदी में क्यों बता रहे हैं। और किसी को अगर स्पीड की प्रॉब्लम है, किसी को लगता है सर तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड स्लो डाउन करके वीडियो देख लेना। किसी को लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं इसकी डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली बात, हमें क्वांटिटी का फॉर्मूला या फिर उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तभी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें उसने ऐसा कहा कि दो बॉडी अगर हमारे पास हैं, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होती है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी कैपिटल जी की डायमेंशन हमें चाहिए, तो कैपिटल जी को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सबको एक तरफ, तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स के लिए m(L(T)-2, r के लिए l स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, मासेस दो बार नीचे है ले लिए हमने, और ये हमारा निकल के आता है m-1 L(3)T-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। किसके लिए? गुरुत्वीय नियतांक के लिए। डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अलावा अगली क्वांटिटी हमारी आती है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक कहते हैं। पहले निकलवा चुका हूँ शायद, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार। एच से इसको डिनोट करते हैं। प्लैंक ने फोटोन थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा था लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, जिनको हम कहते हैं फोटोन। और इन फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है इनकी फ्रीक्वेंसी पे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट आता है एच। एच को कहते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट। एच की डायमेंशन हो गई ई अपॉन न्यू। ई इज एनर्जी। बच्चों कई बार बता चुका हूँ, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है, वो रहता है mL2T-2। फ्रीक्वेंसी के लिए T-1, ये हो गया mL2T-1। इसके बारे में एक और बात बताई थी, फिर से बता देता हूँ। ये वो क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन मिलती है एंगुलर मोमेंटम से, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो कोणीय संवेग, सेम एज एंगुलर मोमेंटम। एल से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। चलिए आगे चलते हैं। अगली क्वांटिटी हमारी आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी से इसको डिनोट करते हैं, कुछ ऑथर्स एस से भी इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, है ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता। पहले तो बच्चों तुम्हें यही पता होना चाहिए ये होता क्या है, उसके बाद डायमेंशन निकाल लेंगे इसकी। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास से मतलब इकाई द्रव्यमान पदार्थ। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसको जितनी हीट दी जाती है, उसको हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट of heat required
to raise the temperature of a unit mass of substance by 1 degree Celsius is known as its specific heat capacity। दो बार डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, समझा देता हूँ बेटा। इकाई द्रव्यमान है ना, जैसे 1 ग्राम 1 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी, है ना। जो आप इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने के लिए, उसको हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता। सी से या एस से इसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी की डायमेंशन हमें चाहिए तो सी हो गया डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू है बेटा हीट एनर्जी, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 ही रहेगा। m मास है यानी कि द्रव्यमान, T टेम्परेचर यानी कि केल्विन का K, तो ये हो गया mL2T-2 अपॉन m इंटू K। m से m कट गया तो ये बचा L2T-2 K-1। ठीक है। यहाँ यूनिट मास की बजाय अगर मैं यूनिट मोल कर दूं तो हम उसको कहेंगे, अगर मैं इसको यूनिट मोल कर देता हूं तो हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। और अगर मैं यूनिट मास की जगह यूनिट मोल कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर यूनिट मास की जगह मैं होल बॉडी कर दूं, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं बेटा थर्मल कैपेसिटी। ये डायमेंशनल फार्मूला आपका आ गया। लेकिन इसके आगे मैं अगर आपको बताऊं तो इसको 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये 2 टाइप की होती है, सीपी और सीवी। 2 टाइप कौन से? ये जो है सी, ये 2 टाइप में स्टडीज़ को हम करते हैं, एक सीवी और एक सीपी। सीवी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आयतन नियत रहता है, और सीपी का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, जब दाब नियत रहता है। ये हमेशा ज़्यादा होता है सीपी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये हमेशा आर के इक्वल होता है। यहाँ आर से मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इस रिलेशन को भी नाम दिया जाता है मेयर रिलेशन, मेयर फॉर्मूला। और इसके अलावा बता दूं, सीपी और सीवी का जो रेशो है ये भी फिक्स रहता है, इसको हम कहते हैं गामा। गामा बोले तो एडियाबैटिक कांस्टेंट, या फिर पॉइजन रेशो भी इसी को कहते हैं। इसकी भी अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है तो इसकी मान आपको याद करने पड़ेंगे, मान या फिर वैल्यू। मोनो एटॉमिक के लिए अलग, डायटॉमिक के लिए अलग, पॉली एटॉमिक के लिए अलग। मोनो एटॉमिक जैसे कि आपकी हीलियम है, एक ही एटम होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसी गैस को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ऐसी गैस को कहते हैं डायटॉमिक। पॉली एटॉमिक जैसे CO2 है, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा एटम है, ऐसी गैस को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 5/3 यानी कि 1.67। डायटॉमिक के लिए 7/5 यानी कि 1.4। पॉली एटॉमिक के लिए ये होती है हमारी 4/3 यानी कि 1.33। ये याद कर लेना आप। आगे चलते हैं और क्वांटिटी की बात करते हैं। अगली क्वांटिटी है हमारी इस लिस्ट में लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में बोला जाता है गुप्त ऊष्मा।
ठीक है। किसी का अगर मैं बात करूं किसी सबस्टांस की, उसकी मुझे स्टेट बदलनी है ना, अवस्था परिवर्तित करनी है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो उसके लिए मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस प्रक्रिया में टेम्परेचर नहीं बदलता, सिर्फ स्टेट बदलती है ना। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, या हिंदी में कहें तो गुप्त ऊष्मा। एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो बता दूं मैं आप लोगों को, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a unit mass of substance is known as its latent heat। एल से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल की डायमेंशन चाहिए तो ये हो गया डेल्टा क्यू बाय एम। एम एक तरह की एनर्जी है तो एम एल टू टी माइनस टू लिखेंगे। मास के लिए एम, डायमेंशनल फार्मूला एल टू टी माइनस टू। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टीफन कांस्टेंट। एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ कहता है कि कोई भी जो हॉट बॉडी होगी, कोई भी गर्म वस्तु होगी, उससे रेडिएशन निकलेंगी, एनर्जी निकलेगी रेडिएशन की फॉर्म में। और जो एनर्जी निकलती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर की फोर्थ पावर पर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टीफन लॉ। इसको हम कहते हैं स्टीफन लॉ। अच्छा, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है सिग्मा, और इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसी की डायमेंशन पता करनी है। तो सिग्मा क्या हो गया, ई अपॉन ए टी इंटू टी की पावर 4। ये छोटे वाला टी है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़े वाला टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबकी वैल्यू रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन ए टी इंटू कैपिटल टी की पावर 4। एनर्जी के लिए एम एल टू, टी माइनस टू, एरिया के लिए एल टू, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए केल्विन का सिंबल के। तो ये हो गया हमारा क्या, L2 से L2 कैंसिल हो गया है ना। तो ये हो गया, और ये टाइम ऊपर जाके कितना हो जाएगा, एम टी माइनस 3 के माइनस 4। ठीक, एम टी माइनस 3 और के माइनस 4। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्टीफन कांस्टेंट। इसके अलावा एक आता है वीन कांस्टेंट। वीन नियतांक बोलते हैं, वीन कांस्टेंट। वीन का नियम है थर्मोडायनामिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जो कि ये कहता है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब यहाँ कांस्टेंट हटाते हैं, साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, तो कांस्टेंट आता है बी। बी को कहते हैं वीन कांस्टेंट। इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये हो गया लैम्डा टी। लैम्डा इज एक वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए एल और टी इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए के, तो एल के लिख सकते हैं या के एल भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। इसके अलावा बात कर सकते हैं भैया हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको अभी मैंने बताया भी था, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो आर क्या हो गया, पीवी बाय एन टी। पीवी इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम की गुणा को हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और प्रेशर एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसकी बात अगर हम करें तो ml2, क्योंकि एनर्जी है, एन नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन का के।
तो Ml2T-2 K-1 मोल इनवर्स, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। चलिए कुछ क्वांटिटीज़ हम 12th की से ले लेते हैं, 12th वाले फिजिक्स के सिलेबस से। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं चार्ज की। चार्ज जिसको आप हिंदी में कहते हैं आवेश। भाई 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, I = Q/T, तो Q हो गया IT, I के लिए एम्पियर का है और टाइम के लिए T, तो AT इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। ये हमने क्यों तोड़ा इसको करंट में, वैद्युत धारा में, क्योंकि हमें जो डायमेंशनल फार्मूला चाहिए होता है वो हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए होता है ना। और ये जो हमारा आवेश है ना, ये फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड होता है, जबकि करंट हमारा फंडामेंटल है, इसलिए करंट में हमें इसको कन्वर्ट करना था। इसके अलावा और क्वांटिटी हम देख सकते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं धारा घनत्व। J से डिनोट किया जाता है, सूत्र होता है इसका I/A, करंट अपॉन एरिया। तो करंट के लिए A, एरिया के लिए L2, डायमेंशनल फार्मूला AL-2। इसके अलावा और देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E से इसको डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला इसका वैसे तो आप लोग जो याद करते हैं KQ/R² याद करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 1/4πε0 Q/R², लेकिन बेसिक फार्मूला जो है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, इससे डायमेंशन ज़्यादा आसानी से निकल जाती है। तो फोर्स के लिए Mlt-2, चार्ज के लिए AT, तो डायमेंशनल फार्मूला Mlt-3A-1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अगली जो क्वांटिटी आती है वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। V से इसको डिनोट किया जाता है, स्केलर होती है, स्केलर मतलब अदिश होती है, सदिश अदिश की बात भी करेंगे अगले चैप्टर में। तो वैसे तो 12th क्लास में आप इसको याद करते हैं V = KQ/R या V = 1/4πε0 Q/R, लेकिन ये फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। सिंपल फार्मूला देखें तो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं V = W/Q, W इज़ वर्क डन, वर्क डन के लिए Ml2T-2, चार्ज के लिए AT, तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया Ml2T-3A-1। जो फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल का होता है वही डायमेंशनल फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, हिंदी में आप लोग बोलते हैं विभवांतर, ठीक। एक क्वांटिटी आती है बेटा रेजिस्टेंस, R से डिनोट करते हैं, हिंदी में आप लोग याद करते हैं प्रतिरोध के नाम से इसको, ठीक। ओम का नियम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, V = IR, तो R हो जाता है बेटा V/I। डायमेंशनल फार्मूला V का भी निकाला, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Ml2T-3A-1, ये A हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस का हो गया Ml2T-3A-2, है ना। ऐसे ही एक क्वांटिटी आती है बेटा कैपेसिटेंस, C से इसको डिनोट किया जाता है कैपेसिटेंस को, हिंदी में आप इसको बोलते हैं धारिता। कैपेसिटेंस जो होता है वो रेशो होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो चार्ज के लिए तो AT और पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकाला Ml2T-3A-1। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आया वो अगले पेज पे कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। C = Q/V,
Q के लिए AT और V के लिए ML2T-3 A-1 ये सॉल्व हो करके आ गया। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अलावा हम और भी क्वांटिटी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं हिंदी में। फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए या रो इज इक्वल टू R A बाय L। अब R इज रेजिस्टेंस अभी निकाला है, सामने लिखा है अभी तो ML2T-3 A-2 एरिया के लिए L2 और लेंथ के लिए L, इस L से कट गया तो ये बना हमारा ML3T-3 A-2। ऐसी एक क्वांटिटी होती है कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं, चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। डायमेंशनल फार्मूला जो अभी निकाला इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा M-1 L-3 T3 A2। अच्छा, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। और क्वांटिटी आप पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से इसको डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, हिंदी में आप बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है बेटा Q इंटू 2L, चार्ज के लिए AT और लेंथ के लिए L, तो डायमेंशनल फार्मूला ATL हो जाता है इसका, ठीक। और कौन सी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं, है ना। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई डायमेंशंस की, इससे आप काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम अगली क्लास जब इसकी लेंगे तो इसमें हम इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके NDA एयरफोर्स नेवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।